हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसडी फाइनेंशियल अवेयरनेस में। आज का हमारा टॉपिक है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और यू कैन से एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताने के लिए बोला था अलॉन्ग विद एनपीएस। जो एनपीए का छोटा सा टॉपिक है उसको भी हम इसी चीज़ में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को समझने से पहले तो एनपीएस को समझना ही इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम उसी को समझेंगे। सी, एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि एन एसेट ऑन विच इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल गॉट ओवर ड्यू ऑफ 90 डेज ऑफ रीपेमेंट बाय अ बोरोअर इज कैटेगराइज्ड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो होता क्या है, बैंक के लिए एसेट उनकी लोन होती है, जो लोन वो प्रोवाइड करते हैं। तो बैंक ने एसेट प्रोवाइड की, यानी कि लोन प्रोवाइड किया एक बोरोअर को, समझो सपोज करो मिस्टर एक्स को, एंड नाउ एक्स जो है डिफ़ॉल्ट कर गए, वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो अब और पेमेंट ना करते हुए उन्हें 90+ डेज़ हो गए, यानी कि 90+ डेज़ हो गए हैं। एक्स जो है ना तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लोन पे और ना ही लोन की अमाउंट वापस कर रहे हैं। तो ऐसी एसेट्स को बैंक अपने लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। ठीक है, ये बैंक की नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गई है, क्योंकि अब बैंक को डाउट होने लगा है, 90+ डेज ओवर ड्यू हो गए हैं। अब बैंक को ये डाउट होने लगा है कि मेरी पेमेंट वापस होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट से मैं बता देती हूँ, इससे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम भी हो जाती है। ठीक है, ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम आपने देखा ही होगा कि जैसे बैलेंस शीट देखी होगी, ये लाइबिलिटी होती है इस साइड, ये एसेट्स होती हैं। तो इस साइड तो बैंक की लाइबिलिटी बढ़ती रहती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि बैंक अगर एनपीएज होगा तो जो उसकी रिकवरी है बैंक अपने कैपिटल से करेगा, तो इस तरह से कैपिटल कम होता चला जाएगा। बैंक का कैपिटल कम हो जाएगा ना, तो उसके बाद उसको क्या होगा, लाइबिलिटी का सामना करना पड़ेगा ना। ऑब्वियसली बोरो करेगा बैंक, और क्या कर सकता है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। उसके बाद एसेट साइड में भी देखेंगे तो एसेट इंक्रीज होगी, लेकिन कौन सी इंक्रीज होगी एसेट? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। समझ रहे हो आप, इस साइड तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है और इस साइड नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो रही है, तो उसको ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोलते हैं। दोनों सी साइड से आप देख सकते हो कि बैंक की बैलेंस शीट कितनी ज़्यादा बेकार हो गई है। ठीक है, बैंक की बैलेंस शीट बिल्कुल पुअर हो चुकी है, इसको बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। और जितना एनपीएज होता रहेगा उतनी ही बैंक की बैलेंस शीट बेकार होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये होता है एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, आप समझते हो। अब इसके इम्पैक्ट मैं बताऊंगी कि आगे क्या इम्पैक्ट होते हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां ही इसीलिए बनाई गई हैं। देखो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को हम बैड बैंक बोलते हैं। अब बैड बैंक किस लिए बोलते हैं कि ये गंदा है, ऐसा नहीं है। बैड बैंक इसलिए बोलते हैं कि जो आपके बैड लोन्स होते हैं, बैंक के बैड लोन्स हैं, या कह लो बैड एसेट्स हैं, या कह लो बैड डेब्ट्स हैं, एक तरीके से उनको रिकवर करने की कोशिश करती है मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, इसीलिए इनको बैड बैंक का नाम दिया गया है। एआरसी और एएमसी जो हैं, ये फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने प्रपोज किया था मंडे में अपनी स्पीच में, कि हम जो है किस लिए ला रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, जितना भी हमारा बैंकिंग सेक्टर है उसमें एनपीएस को क्लीन करने के लिए ला रहे हैं। ठीक है, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है इसके कॉन्सेप्ट को हम इसलिए ला रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में जितने भी एनपीएस हैं हम उन सबको रिकवर कराने की कोशिश कराएंगे, जिससे मनी ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट हो इकोनॉमी में। ठीक है, उन सब की प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का हम कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, ये चीज़ उन्होंने बोली है। अब उससे पहले हम एक टर्म समझते हैं, कैपिटल एरोड ऑफ बैंक। बैंक का कैपिटल एरोड हो रहा है, इसका क्या मतलब होता है? बैंक के कैपिटल एरोड होने का मतलब हम समझेंगे। देखो, सपोज करो एसबीआई है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनका टोटल कॉर्पस है 1000 करोड़। कॉर्पस इन द सेंस इन्वेस्टमेंट, राइट। तो कॉर्पस इनका टोटल इन्वेस्टमेंट है 1000 करोड़। अब व्हाट इज दिस 1000 करोड़? क्या ये वो पैसा है जो पब्लिक ने डिपॉजिट किया है एसबीआई के साथ? नहीं। वो, अब आप सोचो, जो पब्लिक डिपॉजिट करती है बैंक के पास, क्या वो उसके लिए कैपिटल होता है उसका? वो कैपिटल नहीं होता है, वो उसकी लाइबिलिटी होती है। बैंक को वो पे करना होता है अपने कस्टमर्स को दोबारा से अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो ये बैंक की लाइबिलिटी है, कैपिटल नहीं है। सो व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल है जो बैंक की खुद की पावर है, जो उसने अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए पैसा लगाया हुआ है, वो खुद की पावर से जो पैसा जनरेट हुआ है वो होता है 1000 करोड़, वो है कैपिटल। ठीक है, और जैसे कि आपने देखा है कि मिनिमम रिजर्व का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आरबीआई को अगर लोन मतलब प्रिंट करने होते हैं नोट्स, तो एक मिनिमम रिजर्व 200 करोड़ का मेंटेन करके रखना होता है। उसी तरीके से कमर्शियल बैंक्स को भी एक मिनिमम कैपिटल, जिसे बोलते हैं ना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एक मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करके रखनी होती है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आपने, हमारे जो बैंक होते हैं उनको अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और कैपिटल मेंटेन करके रखना होता है एक लिमिटेड अमाउंट में। ठीक है, उसके बाद ही बैंक्स जो होंगे वो मनी लेंड कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर बैंक का कैपिटल कम होता चला जाएगा तो उसकी मनी लेंडिंग कैपेसिटी भी तो कम होती चली जाएगी ना। तो इकोनॉमी में पैसा कम आएगा, तो देखो पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सपोज करो, मैंने अभी बताया एसबीआई का 1000 करोड़ का कॉर्पस है। ठीक है, अब 1000 करोड़ में, चलो ये तो हो गई एक चीज़। अब एसबीआई ने लोन देना स्टार्ट किया, 100 करोड़ का सपोज करो लोन किया, 1000 करोड़ का उसका
इन्वेस्टमेंट थी, सी 1000 करोड़ की उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी, 100 करोड़ का उसने लोन दिया। अब 100 करोड़ में हुआ यूँ कि 80 करोड़ तो रिकवर हो गए हैं बैंक को, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट मिल गए हैं, लेकिन 20 करोड़ एनपीएज हो गए, 20 करोड़ की पेमेंट नहीं आई, डिफ़ॉल्ट कर गए बोरोअर्स। ठीक है, तो अब बैंक क्या करे भाई इस केस में? अब बैंक की जो 20 करोड़ की कमी है इसको कहाँ से पूरा करेगा? अपने कॉर्पस, अपनी इन्वेस्टमेंट में से ही तो निकाल के कवर करेगा। तो यानी कि 1000 में से 20 करोड़ अगर करेगा बैंक, तो कैपिटल सिर्फ 980 करोड़ ही बच जाएगा, है कि नहीं? 1000 करोड़ में से कितना रह गया? सिर्फ 980 करोड़ रह गया। तो अब समझो, अगर इसी तरीके से बैंक के एनपीएज होते चले गए, या एसबीआई कह लो इस केस में, एसबीआई के अगर एनपीएज होते चले गए तो उसका कैपिटल एरोड नहीं होता चला जाएगा क्या? उसका कैपिटल कम होता चला जाएगा। इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं कैपिटल एरोड ऑफ बैंक। समझ रहे हैं? यानी कि अगर एनपीएस की नंबर ऑफ एनपीएस अगर बढ़ते चले जाएंगे तो बैंक का कैपिटल एरोड होता चला जाएगा। तो आप कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में कि जो आपके एनपीएस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कैपिटल एरोड से। ये था इसका कंक्लूजन। समझ रहे हैं आप? एक और चीज़ है रिकैपिटलाइजेशन, इसी से रिगार्डिंग ये टॉपिक है रिकैपिटलाइजेशन। देखो, रिकैपिटलाइजेशन में क्या होता है बेटा? अब बैंक को समझो 20 करोड़ का एनपीए हुआ, बैंक की टोटल इन्वेस्टमेंट एसबीआई के पास कितनी बच गई? सिर्फ 980 करोड़। ठीक है, 1000 थी, 980 रह गई। अब गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं होने दे सकती ना, गवर्नमेंट तो नहीं चाहती कि बैंक डूब जाए। समझ लो, बैंक इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बैंक को गवर्नमेंट नहीं डूबने दे सकती। अब गवर्नमेंट देख रही है कि एसबीआई का कॉर्पस कम होता चला जा रहा है, यानी कि कैपिटल कम होता चला जा रहा है, तो उसकी लैंडिंग पावर भी कम होती चली जाएगी। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से 20 करोड़ इंड्यूस कर देगी वापस से 1000 करोड़ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, 20 करोड़ की जो कमी है वो कौन पूरा करेगी? गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से पूरा करेगी। उसी को रिकैपिटलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो गवर्नमेंट इंड्यूस करती है मनी, जिससे कि बैंक अपना कैपिटल बरकरार रख सके, अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशो बरकरार रख सके। इसी प्रोसेस को रिकैपिटलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम वर्किंग देख लेते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की वर्किंग कैसे है। देखो, होता क्या है, ARC bought NPAs of all the banks and give maximum possible amount of it to the banks। देखो करती क्या है NPAs, जैसे बहुत सारे बैंक्स होते हैं, समझो SBI हो गया, ठीक है, PNB हो गया, और HDFC बैंक हो गया, और यू कैन से ICICI बैंक होगा, बहुत सारे बैंक होते हैं। तो इनके एनपीएज होते हैं, जैसे SBI का समझो 50 करोड़ का एनपीएज है, PNB का 20 करोड़ का एनपीए हो गया, HDFC का 30 करोड़ का एनपीए हो गया। सो अब इस कंडीशन में क्या करेगी हमारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज? तो जो हमारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो इन सारे बैंक्स के एनपीएस को खरीद लेगी। समझ रहे? सबको खरीद लेगी और कोशिश करेगी कि इनको मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट दे दिया जाए। अब जैसे ये 50 करोड़ के एनपीए खरीदा है इनसे, तो हो सकता है 40 करोड़ दे दे एसबीआई को। ठीक है, पूरा अमाउंट तो नहीं दे पाती है, हो सकता है 50 में से 40 मिल जाए। पीएनबी को 20 करोड़ में से हो सकता है 15 करोड़ मिल जाए। एचडीएफसी को 30 में से हो सकता है 25 करोड़ मिल जाए। तो इससे क्या होगा, बैंक की लिक्विडिटी खराब नहीं होगी। ठीक है, अभी जहाँ एसबीआई के लिए पूरा 50 करोड़ का एनपीए हो गया था, पूरे 50 करोड़ एक तरीके से डूब गए थे, एटलीस्ट 40 तो मिले, तो उसकी लिक्विडिटी तो बरकरार रहेगी। तो इसमें क्या होंगे, बैंक्स भी खुश हो जाएंगे। इस तरह से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी काम करती है। उसके बाद अब ये जो ARC है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये कोशिश करती है कि मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट हम कहाँ से ले लें, डिफॉल्टिंग बोरोवर से ले लें। तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बोरोवर को विजिट करती हैं, जो डिफ़ॉल्ट किया है जिसने, उसको बोलती हैं कि आपने बैंक को तो नहीं दिया, एटलीस्ट हमें तो दे दो। तो वो कोशिश करती हैं कि मैक्सिमम जो है पॉसिबल रीपेमेंट उस डिफ़ॉल्टिंग बोरोवर से ले लें, और जो मार्जिन वो कमाएंगे वो एज अ प्रॉफिट रख लेंगे। हो सकता है अपने मैनेजमेंट के चार्जेस के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए। देखो क्या कैसे होगा, जैसे मान लो लास्ट केस में 20 करोड़ का एनपीए हुआ था। ठीक है, समझो अब 20 करोड़ में से इस 20 करोड़ के एनपीए को कौन खरीद लेगी? ARC। ठीक है, देखो सपोज करो आपका 20 करोड़ का एनपीए हुआ था लास्ट केस में, भी हम पढ़ के आए 80 आ गए थे, 20 करोड़ का एनपीए हुआ था। इस 20 करोड़ के एनपीए को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां खरीद लेंगी। ओके, उसमें से मैं पूरा पैसा तो नहीं दे पाएंगे, तो हो सकता है 20 करोड़ में से 12 करोड़ इसको दे दे। तो बैंक को जहाँ 20 करोड़ का नुकसान हो रहा था, अब एटलीस्ट 12 तो मिले, तो वो अपना काम करती रहेगी, उसकी लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, अब ARC विजिट करेंगी किसको? बोरोवर को, डिफॉल्टिंग बोरोवर को, और कोशिश करेंगी कि बोरोवर से मैक्सिमम अमाउंट ले लिया जाए। तो हो सकता है बोरोवर से वो 15 करोड़ ले लें। ठीक है, बोरोवर बोले कि मैं 20 नहीं दे पा रहा हूँ, 15 रख लीजिए, तो 15 करोड़ ले लेंगे। अब ये जो 12 और 15 के बीच में 3 करोड़ की मार्जिन है, ये ARC के लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, जिसको वो अपने अपने पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकती है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, इस तरह से ARCs काम करती है। सारे बैंक्स के एनपीएस को खरीद लेती हैं और उनको मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट देने की कोशिश करती हैं।
उसके बाद डिफ़ॉल्टिंग बोरोवर्स को विजिट करती हैं, उससे मैक्सिमम लेने की कोशिश करती हैं और बीच के मार्जिन को एज अ प्रॉफिट यूज़ करती हैं। समझ में आया? अब जो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, इनकी फंडिंग स्टेट ओन्ड या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स करते हैं, गवर्नमेंट का इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, गवर्नमेंट पैसा नहीं लगाती है, स्टेट ओन्ड बैंक्स या आपके प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज पे पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो ये थी उसकी पूरी वर्किंग। इसमें एक छोटा टॉपिक है स्ट्रेस्ड एसेट्स, इसको भी पढ़ेंगे हम। स्ट्रेस्ड एसेट्स को क्या होता है? एसेट्स विच आर इन डेंजर ऑफ डिफॉल्टिंग, जो डिफॉल्ट होने के डेंजर में है। जो एनपीएस हो गई हैं एसेट्स, वो तो डिफॉल्टेड हैं ही, लेकिन जो एनपीएस होने के चांसेस हैं जिनके, ठीक है, यानी कि जो डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं, उनको हम स्ट्रेस्ड एसेट्स बोलते हैं। इसमें एक टॉपिक आता है व्हेन जेएलएफ फॉर्म्ड। तो इसमें क्या होता है? स्ट्रेस एसेट जब भी होनी होती है, जब हमें डाउट होता है कि कहीं ये एनपीए ना हो जाए, तो हम जेएलएफ बना लेते हैं। ये क्या होता है भाई? देखो, अभी मैं पढ़ के सुना रही हूँ, समझने की कोशिश करना। मैं इसके जो ये मुश्किल टर्म्स हैं ये आगे एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। सी, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एज सून एज एन अकाउंट इज रिपोर्टेड टू CRILC एज SMA2, जैसे ही हम किसी अकाउंट की रिपोर्ट यानी कि शिकायत एक तरीके से CRILC को कर देते हैं SMA2 करके, ठीक है, तो जितने भी लैंडर बैंक्स होते हैं, यानी कि जो लैंडिंग करते हैं, जो लोन देते हैं लोगों को, वो NBFCs को इंक्लूड करके, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज जो कि सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कैटेगराइज्ड की हुई हैं, वो सब लोग मिलके क्या करते हैं? एक ग्रुप बना लेते हैं, एक लेंडर की कमिटी बना लेते हैं, जिसको हम JLF यानी कि जॉइंट वेंचर्स फोरम बोलते हैं या जॉइंट लेंडर फोरम बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, वेंचर्स भी कह सकते हो, लेंडर भी कह सकते हो, जिससे कि एक CAP फॉर्म हो जाता है, यानी कि करेक्टिव एक्शन प्लान लेते हैं वो, जिससे कि जो स्ट्रेस एसेट्स हैं इनका रिजोल्यूशन यानी कि इनको सॉल्व कर दिया जाए, इनको NPAs होने से रोक दिया जाए समय से पहले ही। ठीक है, ये जो मुश्किल टर्म्स हैं एक बार इनको समझ लो, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। CRILC होता क्या है? देखो, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये एक अरेंजमेंट होता है, RBI द्वारा स्टेबलाइज्ड है। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है 50 करोड़ प्लस अगर लोन देती है बैंक, जो भी बैंक है, अगर उसने 50 करोड़ प्लस लोन दिया है तो CRILC उस पर पूरी नज़र रखता है, उसके बोरोवर पे, कि कहीं वो डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। ठीक है, 50 करोड़ के अबव अगर बैंक लोन पे करती है तो वो की CRILC। उसके बाद है SMA2। ये क्या होता है? स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। इसमें क्या होता है? ये वो लोन्स होते हैं जो रिपेमेंट में प्रॉब्लम कर रहे हैं, 60 डेज हो गए हैं जिन्हें। ठीक है, और अब फुल पॉसिबिलिटी है कि ये NPAs में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि लोन्स जिनको 60+ डेज हो गए हैं, जिन पे इंटरेस्ट का पैसा नहीं आया है, प्रिंसिपल की लोन अमाउंट नहीं आई है, और अब पूरे चांस है कि ये NPAs हो जाएंगे 90 डेज़ के अंदर। पता ही NPAs हो जाते हैं, यानी कि 60 डेज़ है और प्लस 30 डेज़ और बचे हुए हैं। आने वाले 30 दिन में अब पूरी चांस है कि ये जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएंगी उनको, जो तो इसीलिए जो लोन्स जिन पे 60+ डेज ओवर ड्यू हो जाते हैं उनको SMA2 में डाल देते हैं। समझ में आया? अब एक बार दोबारा से पढ़ने की कोशिश करो इसको, स्ट्रेस्ड एसेट्स के बारे में। एज सुन एज एन अकाउंट इज रिपोर्टेड, जैसे ही किसी अकाउंट की शिकायत की जाती है CRILC में, यानी कि वहाँ पे शिकायत की जाती है और उनको बताया जाता है कि पता चलता है कि 50 करोड़ से ऊपर किसी बैंक ने लैंड किया है किसी को एज SMA2, और लैंड करने के बाद इस 50 करोड़ पे जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो 60+ डेज हो गए हैं, अब तक नहीं आ रही है। ठीक है, और ना ही लोन का पैसा वापस आ रहा है। तो इस तरह से अगर कोई शिकायत रजिस्टर्ड होती है तो जितने भी लेंडर बैंक्स हैं, जो जैसे PNB, SBI, सारे बैंक्स जो होते हैं जो लोन देते हैं वो, और NBFCs को इंक्लूड करके वो सब लोग एक कमेटी बनाते हैं लेंडर्स की, जिसको हम जॉइंट वेंचर फोरम या जॉइंट लेंडर फोरम कहते हैं, जिससे कि वो एक करेक्टिव एक्शन प्लान लेते हैं, जिससे कि इन स्ट्रेस्ड एसेट्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाए और इन्हें NPAs होने से रोक दिया जाए। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एसेट्स। ठीक है, उसके बाद देखो, इसको पोस्टर को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। ये एक ओवरव्यू टाइप हो गया। तो आपका NARCL है, समझ में आ गया होगा, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये न्यूज़ में क्यों था? जब 2017 में ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो यूनियन कैबिनेट था उन्होंने एक नोट किया था कि हम एक एक हिंट दी थी कि हम NARCL को लेकर आएंगे। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के कॉन्सेप्ट को हम लेकर आएंगे। बैड बैंक्स बोलते हैं इनको, हमने पढ़ा है, बैड बैंक्स बोलते हैं। और ये इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर होल इकोनॉमी की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, अगर NPAs की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, अगर हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ते चले जाएंगे तो पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए इनकी ज़रूरत पड़ी। अब ये NARCL बना कैसे है? ये कंपनीज एक्ट के तहत बना है NARCL, और किसके साथ आप कह सकते हो मीटिंग करके? डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी DRCL, ठीक है, डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलके अलॉन्ग विद प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट NARCL को डेवलप किया गया है। ठीक है,
अब देखो इसके कंसर्न्स हैं। बैड बैंक को फंडेड कहाँ से मिलता है? जो आपके इनकम अर्नर्स होते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स जो आपका कटता है वहाँ से इसकी फंडिंग होती है। और अगर आप चाहते हो कि इसका एक परमानेंट सोल्यूशन हो, आपके पैसों से ना इसकी फंडिंग हो, तो सिंपल सी बात है, आप पब्लिक सेक्टर के बैंक्स को इन्हेंस कीजिए, ठीक है, उनमें डिपॉजिट्स कीजिए, पब्लिक सेक्टर के बैंक को बढ़ावा दीजिए, तो उनकी अर्निंग से फिर इसको फंडिंग की जाएगी। वर्किंग कैसे होती है? स्ट्रेस एसेट्स को NARCL यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज खरीद लेती हैं 15% कॉस्ट पे करके उनकी, ठीक है, सिर्फ 15% पे करती हैं। अगर बैड बैंक अनेबल है अपने एसेट जो उन्होंने खरीद लिया है उन एसेट्स को किसी को बेचने के लिए, वो अनेबल है यानी कि उसके बायर नहीं है, राइट, तो जो डिफरेंस होता है पैसे का, यानी कि जो लॉस है होता है, वो गवर्नमेंट बियर करते हैं, यानी कि फाइनल बर्डन कहाँ पे आ गया? गवर्नमेंट पे आ गया है। उसके बाद सिग्निफिकेंस है, कैपिटल फ्री हो जाता है हमारा बैड एसेट से। अब बैंक जो होती है फ्री होती है, उनकी कोई बैड एसेट्स नहीं होती, कैपिटल मेंटेन रहता है, तो वो इजीली लोन देती रहती हैं आराम से, उनके फ्लो में कोई दिक्कत नहीं आती है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी है, जो आपकी रुक रुक के इकोनॉमी की ग्रोथ होती थी, अब वो रिवर्स हो जाएगी, यानी कि बहुत ही फ्रिक्वेंट ग्रोथ होगी आपकी, स्पीडी ग्रोथ होगी। और अगर पब्लिक हो जाएगा ये सब कुछ, कैपिटल अगर पब्लिक रिएक्ट हो जाएगा, तो ये पूरा नोटिस था एक तरीके से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का ओवरव्यू था हमारा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था, इसमें हमने छोटे छोटे टॉपिक्स काफ़ी कवर किए हैं। अब आप एक क्वेश्चन कर लीजिए, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन पढ़ती हूँ। द जॉइंट लेंडर फोरम बाय RBI फॉर्म्ड, जो जॉइंट लेंडर फोरम बनाया हुआ है RBI ने, वो स्ट्रेथन करने के लिए सिस्टम फॉर रिविटलाइजिंग, मतलब होता है ऊर्जा देने के लिए। तो जो आपने JLF बनाया है, ये किस चीज़ को ऊर्जा देने के लिए बनाया है? फिक्स्ड एसेट्स को, स्ट्रेस्ड एसेट्स को, लिंक्ड एसेट्स को, या बेसिक एसेट्स को, या किसी को भी नहीं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो ये पूरा हमारा टॉपिक था। NPS भी हमने इसमें कवर किया, स्ट्रेस एसेट्स के बारे में कवर किया, और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को भी अच्छे से समझा, और जितने उसके टर्म्स थे, टर्मिनोलॉजी थी, वो सब भी हमने समझी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके अगर आप कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ लीजिए। थैंक यू।